नमस्कार साथियों, मैं वैभव भारद्वाज आपका वैभव एजुकेशन हब में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज से हम एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं जो आरआरबी ग्रुप डी में अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। उन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके बेस पर हमने एक ये सीरीज़ तैयार की है। आज की क्लास 17 अगस्त को जो आरआरबी ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसके ऊपर बेस है। आपको ऐसे ही सवाल अपने भी पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। सिर्फ क्या होगा कि डिजिट चेंज हो सकती हैं लेकिन सवाल वही होगा। इसलिए इन सवालों को भी हम जो भी सवाल आ रहे हैं उन सवालों को हम पूरी तरीके से पूरा वाइड करके पढ़ेंगे ताकि उसके इधर उधर भी अगर सवाल हल्का सा आए तो आप उसको सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर पहला ये आ गया है। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 9 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की भुजा 9 सेंटीमीटर है, उसका एरिया आपको बताना है कि क्या होता है। ये सीधा सीधा फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। मुझे पता है कि समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 a²। अब क्या है, इसमें सीधा सीधा ए का मान हमें दे रखा है, वो हमें रखना है √3/4 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ गया। क्या मैं इतना लंबा इस सवाल को करूंगा? मैं कभी भी इसे इतना लंबा सवाल को नहीं करूंगा। जब मुझे 9 दिख गया और अभी मुझे डीएस में अभी पीछे वाली क्लास में पढ़कर आया हूं कि डिजिटल सम क्या होता है, इसके सहारे मैं इस सवाल को सिर्फ 2 सेकंड में सॉल्व कर पाऊंगा ऑप्शंस के सहारे। कैसे? मुझे पता है कि जब ए का मान मुझे 9 दे रखा है, जब भी मैं इसका एरिया निकालूंगा 9 किसी ना किसी संख्या के गुणा में जरूर आएगा। ठीक, जब ये किसी संख्या के गुणा में आएगा तो ये अपने आप को जो भी संख्या यहां पर आएगी उसका डीएस क्या बना लेगा? 9 बना लेगा। 9 से मैं दुनिया भर की किसी भी चीज को गुणा कर दूं, उस संख्या का, आने वाली संख्या का जो डीएस होता है वो क्या होता है? 9। इसलिए मैं क्या करूंगा, जब मैंने 9 यहीं पे देख लिया, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं पेन भी नहीं उठाऊंगा, मैं सबसे पहले ऑप्शन चेक करूंगा। जैसे पहला ऑप्शन आपको क्या दे रखा है? 98 √3/4। अच्छा सुनो, 98 का डीएस क्या बन रहा है? 9 यहीं पे कट जाएगा, 8 इसका डीएस बन रहा है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है मेरा 60 √3/4। 60 में 6 और 0 कितना हो गया? 6, ये भी नहीं बन रहा। ठीक, अगला ऑप्शन है 81 √3/4। 81 के जो अंकों का योग है वो क्या बन रहा है? 9, और मुझे 9 ही चाहिए। यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। अब जब मैं डीएस मुझे अगर आता होता ना तो मैं इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व कर पा रहा होता। और अगर मान लो इसमें 2 ऑप्शन सेम हो जाते जिनका डिजिटल सम 9 आ जाता तो मुझे कितना समय लगा? सिर्फ 2 ही सेकंड तो लगे चेक करने में। अगर बन गया तो मैं 30 सेकंड अपने बचा गया, नहीं बना तो मैं अपने पूरे मेथड से कर लूंगा। मेरे बेस्ट कितने हुए? सिर्फ 2 सेकंड। ठीक, अब क्या है, अब हमें पता लग गया कि समबाहु त्रिभुज से क्वेश्चन आया है। अब हम समबाहु त्रिभुज के बारे में सारी जानकारियां यहीं पे लिखते हुए चलेंगे। ठीक, मैं बताता हूं। समबाहु त्रिभुज, ये सर आपका समबाहु त्रिभुज होता है, ये इसकी हाइट। समबाहु त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती हैं वो होती हैं बराबर। ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ओ। ये है हाइट इसकी। ठीक, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने पढ़ ही लिया, √3/4 a²। अगर तुमसे कभी आने वाले जो पेपर्स हैं उसमें मान लो हाइट पूछ ली समबाहु त्रिभुज की तो क्या होगी? इसकी हाइट अगर आपसे कभी पूछे तो √3/2 × a समबाहु त्रिभुज की हाइट होगी। ठीक, अच्छा अब क्या होता है, जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, अगर इसके अंदर मैं वृत्त बना दूं, इन सर्कल बना दूं, इसको बोलेंगे अंतःवृत्त। और अंतःवृत्त की जो ये त्रिज्या होती है, ये अगर मैं इसको छोटा r लूं तो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है हमारी a/2√3। कभी भी पूछा जा सकता है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम सारी चीजें एक साथ लेके चलेंगे। अगर इसी के बाहर में एक सर्कल और बना दूं तो ये बाह्य सर्कल होगा, इसकी त्रिज्या मैं बड़े R से डिनोट करूंगा और इसका मान होता है a/√3। ठीक हो गई बात? तो हमने जो ये समबाहु त्रिभुज था इसके बारे में सारी कुछ जानकारियां प्राप्त कर ली। अगर कोई भी सवाल इससे मिलता जुलता भी आया तो हम उसको सॉल्व कर पा रहे होंगे। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अब हम क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2 पैरेलल लाइन है ये, और यहां एक इनको तिरछी रेखा काट रही है, ये 70 है, इसका मुझसे मान पूछा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये कोणों का सवाल आ गया। हम क्या करते हैं, पहले सारे कोण जान लेते हैं क्या होते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी 2 रेखाएं मिलती हैं तो ये क्या बनता है? कोण बनता है। ठीक, एक सीधी रेखा पर जो कोण होता है
वो 180 डिग्री का होता है। अब इधर से भी अगर 180 है तो इधर से भी कितना होगा 180। टोटल जो एक सर्किल होता है उसमें कोण हो जाता है 360। ठीक, अब क्या होगा, कभी ऐसा हो सकता है जैसे मान लो यहाँ पे ए दे दिया, यहाँ बी दे दिया, और आपसे पूछ लिया ए का मान देकर बी का मान पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए इस टोटल का जो मान होता है वो 180 होता है। इसका मतलब ए प्लस बी बराबर 180। आगे कभी भी आपको इनमें से किसी का मान देके किसी का मान पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब क्या होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं तो बनते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जैसे अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो यहाँ ए बराबर बी होगा, सी बराबर डी होगा। ये होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, तो ये भी अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप इसको सही कर पा रहे होंगे। अच्छा, अब ये पूरा एक सर्कल बन गया। यहां होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 360। कैसे, ये देखो पूरा सर्कल बन गया है। ठीक, 360। अब आने वाले पेपर में क्या हो सकता है कि आपसे ए बी सी का आपको मान दे दे और डी का आपसे मान पूछ ले, तो आप इसको भी बता पा रहे होंगे। अब लगाते हैं ये, जब आपको दो पैरेलल लाइन को एक तिरछी रेखा काटती है तो जो ये वाला एंगल होता है और ये वाला एंगल जो होता है, अगर मान लो ये ए है और ये बी है तो ए बराबर हमेशा बी होगा। कैसे, ये होते हैं एकांतर अंतः कोण। क्या होते हैं, एकांतर अंतः कोण। अच्छा, अगर यहां सी दे दे, यहां डी दे दे, तो सी और डी भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये होते हैं बाह्य कोण, ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। अच्छा, अगर यहां पे एक एंगल और टी दे दे तो हमेशा याद रखना कि a प्लस टी बराबर क्या होता है, 180। आने वाले क्वेश्चन, आने वाले जो भी पेपर होंगे उसमें हो सकता है आपसे t देकर a का मान पूछ ले, तो हमें क्या करना है, हमें पता होगा कि a प्लस टी का मान कितना होता है 180, तो हम यहाँ से मान निकाल पा रहे होंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिरछी रेखा काट रही है। मुझे पता है कि अगर ये 70 है तो यहाँ भी ये एंगल 70 होगा क्योंकि एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। अब आपने देखा कि एक सीधी रेखा है और ये एंगल कितना होगा 180, तो अब मुझे पता लग गया x प्लस 70 बराबर होगा मेरा 180, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 110। सवाल आपका सिर्फ इतना सा था, लेकिन हमने सारी चीजें समझ ली जो भी इस सवाल से रिलेटेड थी। अच्छा, ऑप्शन में ये पहला ऑप्शन आपका आंसर है 110। ठीक, अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। आई होप चीजें यहां तक आपको समझ आई होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 17/13। हमें बताना क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या। अच्छा, ये सवाल त्रिकोणमिति की एक बेसिक आइडेंटिटी पे है। वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये तीनों आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए, ये बेसिक है। इस वाले बेसिक आइडेंटिटी पर सवाल आपसे पूछ लिया, हो सकता है आने वाले पेपर्स में इन दोनों पर भी सवाल आ जाए, इसलिए हमें सारी पता होनी चाहिए। अब देखते हैं सवाल क्या कहता है। हमें क्या करना है, इसका दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर। क्या करना है हमें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या करना है, स्क्वायर, और इधर भी हमें क्या कर देना है 17/13 का स्क्वायर। ठीक, तो अब क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर। क्यों, ये कैसा है पता ना आपको, फॉर्मूला तो पता ही होगा ना, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस वही फॉर्मूला मैंने यहाँ खोल दिया, इसका स्क्वायर किया तो 289/169 आया। ठीक है, अब मुझे पता है इसका मान क्या होता है 1, इसका मान क्या होता है 1। जब वो 1 इधर प्लस का उधर माइनस में जाएगा तो इसको मैं यहीं पे लिख दूंगा -1, इसको हटा के। ठीक है, मैंने ये कर दिया, सही हो गया। अब क्या बचा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो गया 120/169। 169 इसमें से घट गया। ठीक, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 2 से ये कट जाएगा 60 बार, 60/169। ये मेरा क्या आ गया आंसर। आपका ऑप्शन है ए। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये दोनों भी याद कर लेनी है, हो सकता है अभी इस पे सवाल पूछ लिया, आगे इन दोनों पे से सवाल आ जाए। ठीक है, आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे, यदि किसी गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन बताओ। कितना इजी सा सवाल है, 21 सेंटीमीटर दे रखी है, आयतन पूछा है, मुझे पता होना चाहिए गोले के आयतन का फॉर्मूला। गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हो सकता है इस पेपर में गोले का आयतन पूछ लिया, अगले पेपर में अर्धगोले का आयतन भी पूछ सकता है, तो मुझे अर्धगोले का आयतन भी पता होना चाहिए। अर्धगोले का आयतन बराबर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब क्या करते हैं हम, इस फॉर्मूले में आर की वैल्यू रख देते हैं 4/3 22/7 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21। ठीक, 7 या क्या हो गया 21, ये खत्म। अब मेरे पास जो क्वेश्चन बचा ना वो बचा ये 22 गुणा 21 गुणा 21। क्या मैं इस कैलकुलेशन को सॉल्व करूंगा? मैं बिल्कुल भी इस कैलकुलेशन को सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे डीएस आता है, डिजिटल सम आता है मुझे। अगर मैं इसको करने बैठा तो मैं 2 से 3 मिनट अपने बर्बाद कर दूंगा, मुझे नहीं करने। मैं डीएस से इसको सॉल्व करूंगा। कैसे? इसका डीएस मैंने लिया 4, 2 और 2 4, 2 और 1 3 गुणा 3। बस यहीं पे मेरा सवाल खत्म हो गया। 3 गुणा 3 बराबर क्या होता है 9। बस अब 9 अगर किसी भी संख्या के गुणा में होगा तो वो क्या बना देगा उसको, डिजिटल सम 9। बस मुझे ऑप्शन से चेक कर लेना है कौन सा ऑप्शन का डीएस 9 है। देखते हैं, पहला ऑप्शन आपका क्या दे रखा है 808 ये दे रखा है। 8 या 24 डिजिटल सम हो गया 6, 6 और 3 9, यही मेरा आंसर है। मैं एक बार और सारे ऑप्शंस भी चेक कर लूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास यही आंसर है, यही मेरा आंसर है। अच्छा, ऐसा हो जाता अगर किसी क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन का डिजिटल सम सेम मिल जाता तो कैसे करते? तो हम यूनिट डिजिट से करते। यूनिट डिजिट से कैसे? ये 4 है, 4 से हम इसका यूनिट डिजिट, इसके इकाई के अंक को गुणा करेंगे 4, और 4 गुणा 2 कितना हो गया 8। 8 को इस 1 से गुणा करेंगे 8 गुणा 1 8, फिर 8 को इस 1 से गुणा करेंगे 8 गुणा 1 8, तो मेरा इकाई का अंक क्या आ गया 8। अब मेरे जो 2 ऑप्शंस थे 2 तो हट गए थे, क्योंकि मेरे जो डिजिटल सम थे वो 2 ऑप्शन में सेम बन रहे थे, 2 ऑप्शन मेरे हट गए। उन 2 ऑप्शंस में से मैं क्या देखता, किसका इकाई का अंक 8 है। जिसका इकाई का अंक 8 होता वही मेरा आंसर होता, और इसी का इकाई का अंक 8 है। ठीक, ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। मुझे ये सवाल डीएस से लगाना है, मैं इतनी बड़ी कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ठीक है, देखते हैं अब अगला सवाल। सवाल नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल बताओ। मूलों का गुणनफल, ठीक है। अब क्या होगा, मूलों का गुणनफल पूछ लिया तो हम पहले सारी चीजें इसके बारे में जानते हैं। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, द्विघात समीकरण, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मैंने माना इस समीकरण का एक मूल अल्फा है और एक मूल बीटा है, मैंने ये माना। तो जो अल्फा प्लस बीटा जो मूलों का गुणनफल होता है वो होता है माइनस के v/a, और जो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर वो होता है c/a। ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ना, ये आपको याद करने हैं। इस बार मूलों का गुणनफल पूछ लिया, हो सकता है अगली बार मूलों का योगफल पूछ ले, इसलिए हमें ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। हमें इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी इस इक्वेशन से कंपैरिजन करना है। जब मैं इसका इससे कंपैरिजन करूंगा, जब मैं इसका इससे कंपैरिजन करूंगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 2, b की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी -7, और c की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 12। ठीक, मुझसे पूछा है मूलों का गुणनफल। मेरे मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला है c/a। मैं यहां वैल्यू रख दूंगा, c की वैल्यू 12 और a की वैल्यू 2, मेरे पास आ गया 6। ठीक, 6 मेरा कौन सा ऑप्शन है a। ठीक हो गया, मेरा ये सवाल भी कंप्लीट हुआ। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, हमें पूरी तरीके से पढ़ते हुए चलना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या है हमारा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि किसी व्यक्ति को 9 वस्तुओं पर एक वस्तु मुफ्त में मिलती है तो व्यक्ति को मिलने वाली छूट प्रतिशत बताओ। अब छूट के बारे में हमें पता होना चाहिए। जब भी आप किसी दुकान पर जाते हैं तो आपको छूट किस पे मिलती है? आपको छूट मार्केट प्राइस पे मिलती है, जिसे एमआरपी कहते हैं। मार्केट प्राइस पे छूट मिलने के बाद वो वस्तु आपको मिलती है। तो हमें हमेशा याद रखना है जो छूट दी जाती है वो मार्केट प्राइस पे दी जाती है। अब एमपी इसका क्या है? देखो 9 वस्तुएं तो उसने पैसे में दी हैं, लेकिन एक वस्तु फ्री में भी तो दी है। टोटल उसने 10 वस्तुएं दी हैं। 10 वस्तुओं के मार्केट प्राइस पर आपको डिस्काउंट उसने एक वस्तु का दिया है। ठीक, तो डिस्काउंट अगर प्रतिशत मुझे निकालना होता है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है डिस्काउंट प्रतिशत बराबर डिस्काउंट बटे मार्केट प्राइस गुणा 100। ठीक, अब क्या है, इसमें मुझे सीधा सीधा मान रख देना। डिस्काउंट मुझे मिला है एक वस्तु का, मार्केट प्राइस है मेरे पास 10 गुणा 100, इसकी वैल्यू आ गई 10%। ऑप्शन है मेरा बी। ठीक, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से सवाल ये करना नहीं है। आगे से कभी भी ये सवाल आएगा तो हमें क्या करना है कि भाई डिस्काउंट कितने का मिला है? एक का। टोटल वस्तुएं मुझे कितनी दी हैं? 10। एक का डिस्काउंट मिला है, टोटल 10 वस्तुएं पर गुणा 100, 10% इसका मैं आंसर निकाल पा रहा हूं सिर्फ इतनी सी जगह में। ठीक, आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि एक संख्या 54 है, मैंने माना ए एक संख्या है जो 54 दे रखी है, बी एक संख्या है जो 96 दे रखी है, और एलसीएम इनका दे रखा है 216। मुझसे पूछा क्या है, एचसीएफ बराबर इसका क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, ये जब भी हम एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पढ़ेंगे तो इसे बहुत अच्छे से वाइड करके पढ़ेंगे। अभी आपको एक फॉर्मूला याद कर लेना है। वो फॉर्मूला क्या होता है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये एक फॉर्मूला होता है, हमें ये याद करना है। पहली संख्या हमारे पास दे रखी है 54 गुणा दूसरी संख्या हमको दे रखी है 96 और एलसीएम दे रखा है 216 और एचसीएफ की मुझे मान निकालना है। अब ये कट जाएगा 6 बार 9 से, ये 24 बार, इससे 4 बार, एचसीएफ मेरा आ गया 24। सिंपल, ये 24 हमारा आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो बस क्या करना है, हमें इस फॉर्मूले को याद रखना है। अब आने वाले पेपर में क्या हो सकता है कि आपको या तो फिर कोई सी संख्या पूछ ले दोनों में से, एलसीएम और एचसीएफ देके और एक संख्या देके, तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। हो सकता है, और इस पे याद रखना, ये इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, हर एग्जाम में पूछा हुआ है इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन, तो हमें ये फॉर्मूला याद कर लेना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 29, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की आपसे वैल्यू पूछी है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मुझे फॉर्मूले का पता होना चाहिए। मेरे पास फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये मेरे पास फॉर्मूला है, मुझे सिर्फ इसी में मान रखना है, दैट्स इट। क्या हुआ, 9 का स्क्वायर 81, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू 29 मुझे दी हुई है, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखो 29 इधर आएगा, 81 में से 29 जाएगा तो क्या आएगा, 52 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। 2 से इसको मैं काटूंगा तो कट जाएगा 26 बार, इसलिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की जो मेरी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 26, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ फॉर्मूले पे बेस ये क्वेश्चन था। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम क्या हो सकता है, आपको इसका मान देके इसका मान पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है। पेन चेंज कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक राशि है 1024, ए बी सी में इसको बांटना है, ए बी सी में इसको बांटना है 3:6:7 में। ठीक, ये राशि है, ये अनुपात है।
ये टोटल दे रखी है राशि और टोटल अनुपात हम टोटल अनुपात इसका निकाल लेंगे। क्या होगा, 16 इसका टोटल अनुपात होगा, टोटल राशि 1024 है। तो 1024 किसका मान है, 16 का। टोटल राशि टोटल अनुपात में रख दिया हमने, जो टोटल राशि थी उस बटे में रख दिया टोटल अनुपात। मुझे पूछा किसकी वैल्यू है, 7 की, मैं निकाल दूंगा। अब ये एक छोटी सी कैलकुलेशन, इसे तो मैं वैसे भी कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मुझे अगर डीएस आता है, डिजिटल सम आता है, तो मैं उसका यहाँ पे यूज करूंगा, मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी उससे, और प्रैक्टिस भी होगी, साथ ही साथ 2 से 3 सेकंड भी मेरे बच जाएंगे। ठीक है, मैं देखता हूँ मेरे पास ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। एक दे रखा है 447, एक दे रखा है 548, एक दे रखा है 448 और एक और दे रखा हुआ। अच्छा, इसको देख लेते हैं। 6 और 1 60 डीएस बना, 4 5 और 1 60 डीएस बना, डीएस से डीएस कट गया, खाली बचा 1 यहाँ पे, 1 गुणा 7 का डीएस बनेगा मेरा 7। ठीक, अब मैं देखूंगा ऑप्शन मेरा कौन सा डीएस मुझे 7 दे रहा है। 4 4 8 7 15, इसका 6 है डीएस, नहीं है ये आंसर। 5 4 9, इसका 8 है डीएस, नहीं है ये आंसर। 4 4 8 8 और 8 16, 16 का 7 डीएस, ये मेरा आंसर है। ठीक, कोई दिक्कत, बहुत आसानी से हम सवाल को सॉल्व कर पा रहे थे। अब चलते हैं अपनी क्लास के आज के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, 64 अनुपात x समानुपात 8 अनुपात 16। तो x की वैल्यू मुझसे पूछी है। अब मुझे एक फॉर्मेशन समझनी है, ये a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। इसमें क्या होता है, जब इसको हम ओपन करते हैं तो ये आता है c/d। बस इसी में ये वैल्यू रख देनी है मुझे। 64/x इज इक्वल टू 8/16, 8 दूनी 16 और x की वैल्यू आ गई 128। मेरे पास वैल्यू आ गई ऑप्शन बी। ठीक, अब क्या होगा, इस फॉर्मेशन पे ना अनुपात समानुपात में और भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। हमें क्या है, सारी तरीके से तैयारी लेके चलनी है, ताकि अगर इस फॉर्मेशन पर और भी कोई सवाल आए तो वो छूटना ना पाए। अच्छा, शुरू करते हैं। क्या है, a अनुपात b अनुपात x। अगर x आपका तृतीय समानुपाती है, थर्ड प्रोपोर्शन है, तो अगर वो निकालना है तो कैसे निकलेगा, a/b बराबर b/x। x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, v²/a। ये मेरी x की वैल्यू आ गई। ठीक, तो ये होता है तृतीय समानुपाती। अगर आपसे इस तरीके से देखे तृतीय समानुपाती पूछ ले तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट पता होना चाहिए। क्या होता है तृतीय समानुपाती, b²/a। अच्छा, अगर आपसे चतुर्थ समानुपाती पूछ ले, इस तरीके से आपको दे दे, ये चतुर्थ समानुपाती हो और ये आपसे पूछे, तो कैसे करेंगे, a/b बराबर c/x। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी bc/a। कोई दिक्कत, चतुर्थ समानुपाती पूछेगा तो हम bc/a कर रहे होंगे। अच्छा, अगर आपको 2 अनुपात दे और आपसे पूछे मध्य समानुपाती क्या होगा, तो मध्य समानुपाती क्या होता है, √ab। ये होता है मध्य समानुपाती। अब हमने इससे रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ ली, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको छोड़कर नहीं आओगे। ठीक, तो ये थी आज की हमारी क्लास। 17 अगस्त के जो भी ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चंस थे अच्छे वो हमने ले लिए हैं। ऐसे ही आगे भी क्लासेस आती रहेंगी। ऐसे ही वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। और डिजिटल सम वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, जिसको भी अच्छा लगे वो देख सकता है जाके। और इसी तरीके से अब इस सीरीज़ की वीडियोस भी आती रहेंगी। साथ में हम कंप्लीट फ्री मैथ्स बैच भी शुरू कर रहे हैं, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा। 2 से 3 दिन में उसकी भी क्लासेस आपके लिए अवेलेबल होंगी। टाइम एंड वर्क से हम उसको शुरू करेंगे। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।